इस निबंध को भारतीय संदर्भ में स्त्री अस्मिता को लेकर सवाल उठाने वाले प्रारंभिक स्वरों के रूप में देखा जाना चाहिए। वे भारतीय समाज में स्त्री की दुर्दशा और पीड़ा को आर्थिक नजरिए से उठाने का प्रयास करते हैं। आर्थिक गुलामी के सवाल को उठाकर समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति को जो देखने का जो फ्रेम और दृष्टिकोण वे निर्मित करती हैं, उसे समस्या के समाधान के रूप में प्रस्तावित भी करती हैं। साथ ही साथ स्त्री असंतोष की आंधी के प्रति समाज को आगाह करती हैं कि यदि समय रहते हुए स्त्री की इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो उससे निर्मित होने वाली विस्फोटक स्थिति स्त्री और समाज दोनों के लिए सुखकर नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं यत्र नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी तरफ स्त्री और महिला दोनों में विभेद होता है, तो ये स्थिति सुखकर नहीं है समाज के लिए। क्योंकि समाज के नवनिर्माण में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका है। इस बात को महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि समाज के निर्माण में जितना पुरुष का योगदान है उतना स्त्री का भी योगदान है। दोनों के सम्मिलित योगदान के बिना एक अच्छे समाज का नवनिर्माण नहीं हो सकता है। स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता के सवाल को वे समाज में रहकर हल करना चाहती हैं। वे नहीं चाहती कि समाज टूटे, वो समाज को तोड़ना नहीं चाहती हैं। यहाँ स्त्री विमर्श के भारतीय संदर्भ का संकेत ग्रहण किया जा सकता है। अनुभूति युक्त वैचारिक निष्कर्ष, कवि व्यक्तित्व की तीव्र संवेदनशीलता जब गद्य में उतरकर अजस्र विचार प्रवाह में परिणत होती है, तो इस निबंध में लेखिका स्त्री की आर्थिक परतंत्रता के कारणों की पड़ताल करते हुए भारतीय समाज के मनोविज्ञान का बहुत सटीक विश्लेषण करती हैं। नारी मूर्ति में देवत्व की प्रतिष्ठा को वे स्त्री पर आरोपित निष्क्रिय जड़ता की तरह देखती है, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न हो, वरदान तो दे सकती है किंतु समाज से अधिकारों की मांग नहीं कर सकती है। इस तरह स्वयं एक स्त्री होने के नाते महादेवी वर्मा चिंतन के स्तर पर उन महिलाओं के साथ बहुत मजबूती से खड़ी दिखाई देती हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। गद्य पर महादेवी वर्मा के कवयित्री रूप का प्रभाव, महादेवी वर्मा का कवि मन गद्य के क्षेत्र में कलम चलाते हुए विचार प्रवाह में संतुलन निर्मित करने में सफल रहा है। तीव्र संवेदनशीलता के आवेग में भी उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को चिंतन की भूमि पर स्थिर रखा है। शोधपरक ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित तर्कशीलता को रचनात्मक प्रवाह देने में वे सफल रहे। उन्होंने भारतीय संदर्भ में स्त्री के उत्पीड़न के पौराणिक ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण बहुत ही संवेदनशीलता के साथ किया है। लेखन में आक्रामकता व आवेग के स्थान पर उनकी शैली स्थिर तर्कशीलता की रही। महादेवी वर्मा ने स्त्री की पराधीनता के आर्थिक कारणों की तलाश चिंतन के क्षणों में आत्मलीन होकर की है। वे इस समस्या को वैचारिकता के साथ उठाती हैं और अनेक दृष्टियों से उसका विश्लेषण और विवेचन प्रस्तुत करती हैं। सदियों से आर्थिक गुलामी से उत्पन्न स्त्रियों के जीवन की प्रेरणा शून्यता व निष्क्रियत जड़ता को वे बहुत संवेदनशीलता के साथ निबंध में प्रस्तुत करती है। स्त्री पुरुष के बीच आर्थिक असंतुलन, जिसने उन दोनों के बीच में एक लंबी खाई उत्पन्न कर दी, दोनों को जीवन पथ पर एक दूसरे का सहयात्री बनने नहीं दिया है। धन संपत्ति पर पुरुष के
स्वच्छंद एकाधिकार ने स्त्री को सदियों तक परवस्ता की स्थिति में रखा और वो इस छटपटाहट में हमेशा रही कि उसे समाज में उचित स्थान नहीं मिला, उसे आर्थिक रूप से पुरुष पर आत्मनिर्भर रहना पड़ा। एक स्त्री होने के नाते महादेवी वर्मा जैसी प्रतिष्ठित रचनाकार के लिए एक संवेदनशील विषय है, जिसे लेखिका ने अनुभूति संपन्न वैचारिक निष्कर्षों के साथ निबंध में उठाने का प्रयास किया है। अभिव्यक्ति के स्तर पर उनका चिंतन सहज, संप्रेषणीय व प्रभावशाली है। स्वाधीन चिंतन। इस निबंध में स्त्री अस्मिता को लेकर महादेवी वर्मा का स्वाधीन चिंतन दृष्टिगत होता है। स्त्री अस्मिता से संबंधित पाश्चात्य विचार से इतर महादेवी वर्मा स्त्री अस्मिता के सवाल को भारतीय संदर्भ में उठाती है। वो पाश्चात्य विचार के दृष्टिकोण से नहीं उठाती है। उनकी विचार श्रृंखला में भावुक प्रलाप कहीं नहीं है, लेकिन यहां तक ये बात ध्यान देने योग्य है कि इनके निबंधों में वो वैचारिक रूप से तटस्थ नहीं रहती है, अपितु विषय के साथ उनकी संलग्नता और पक्षधरता बहुत साफ दिखाई देती है। यही इस निबंध की सबसे बड़ी ताकत है कि वो जड़ संस्कारों के प्रति स्त्रियों को आगाह करती हैं और स्त्रियों के आर्थिक विकास की आकांक्षा की झलक इस निबंध में मौजूद है, इसके बारे में बताती है। सदियों से स्त्री किस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घेरेबंदी का शिकार हुई, इस स्थिति का महादेवी वर्मा ने विश्लेषण किया और विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो तर्क दिए वो तर्क अकाट्य हैं। साथ ही साथ उनके स्वाधीन चिंतन को प्रमाणित करते हुए प्रमाणित भी करती हैं। यहां वे नीर भरी दुख की बदली नहीं, अपितु पूरी तर्कशीलता के साथ स्त्री मुक्ति के आंदोलन के साथ खड़ी दिखाई देती है। अपने विस्तृत ज्ञान के साथ हुए कटु मानव सत्य पर कलम उठाती है। एक साहित्यकार के रूप में यह उनकी बहुत बड़ी सफलता है। इस निबंध के सार की हम बात करें तो स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न इस निबंध में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के सवाल को बहुत मजबूती से उठाया है। इस निबंध में आर्थिक आजादी को महिलाओं की अधिकार चेतना के साथ जोड़ा है। स्त्री अस्मिता के सवाल को यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो इस मुद्दे को लेकर महादेवी वर्मा अपने समय में बहुत सक्रिय दिखाई देती है और उनकी सक्रियता दिखती है। 1935 में चांद पत्रिका के विदुषी अंक जिसका उन्होंने संपादन किया, उसमें वो आधुनिक महिला जगत की स्थिति पर प्रकाश डालती हैं और वो कहती हैं, अवश्य ही आज की नारी, प्राचीन नारी जगत की वंशज नहीं जान पड़ती। इसका सबसे बड़ा कारण कि वह स्वयं अपनी शक्ति और दुर्बलता दोनों से अनभिज्ञ है। ये एक प्रश्न चिन्ह है भारतीय समाज, पुरुष समाज के ऊपर। यह निबंध श्रृंखला की कड़ियां जो इनका निबंध संग्रह उससे संकलित है और ये भारतीय संदर्भ में महिला मुक्ति के सवाल का साहित्यिक दस्तावेज है। इस निबंध में लेखिका ने पितृसत्ता की ताकत को आर्थिक शक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में यदि इसे देखा जाए तो स्त्री को समाज में
सुख के साधन के रूप में देखा गया। पुरुष ने हमेशा से स्त्री के अधिकारों को अपने सुख के आधार पर देखा। समाज में स्त्री भी पुरुष की तरह बराबर का अधिकार रखती है, किंतु केवल इसी आधार पर उस विषमता को नहीं मिटाया जा सकता है जो सबलता और निर्बलता के आधार पर समाज में विकसित हुआ है। यह विषमता वस्तुतः आर्थिक वैषम्य के कारण उत्पन्न हुआ। भारतीय स्त्री को हर स्थिति में आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भर रहना पड़ा। लेखक लेखिका वेदकालीन समाज का संदर्भ देते हुए कहती है कि विवाह के साथ साथ स्त्री के मातृ रूप को महत्व समाज ने तो खूब दिया, और उसका कारण क्या था? संतान उत्पत्ति। क्योंकि संतान उत्पत्ति के माध्यम से समाज का विस्तार होगा, समाज का फैलाव होगा। किंतु धन और संपत्ति पर स्त्री का अधिकार कभी नहीं रहा। पुरुष से अलग स्त्री की स्थिति को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक उदाहरण भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं। पिता की संपत्ति से कन्या को वंचित करना वस्तुतः समाज में उसकी स्थिति के गिरने का एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ है। कहा जाता है कि स्त्री जब बाल्यावस्था में होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है। यौवन काल में जब वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करती है तो पति, और वृद्धावस्था में वो पुत्र के अधीन रहने के लिए अभिशप्त रहती है। लेखिका का मानना है इसका सबसे प्रमुख कारण धन संपत्ति में स्त्री को अधिकार विहीन बनाया जाना। प्राचीन समाज का उद्देश्य मुख्यतया विस्तार का भाव था, अतः संतान उत्पत्ति पर विशेष ध्यान दिया गया, जिस कारण से स्त्री के मातृत्व रूप को विशेष गौरव दिया गया। किंतु सामाजिक व्यक्ति के रूप में स्त्री को अधिकारों से वंचित ही रखा गया। वो पुरुष की संगिनी होकर समाज के लिए उपयोगी मानी गई। स्त्री की आर्थिक स्थिति पर कभी विचार ही नहीं किया गया। यह धारणा इतनी पुरानी है कि इसके औचित्य पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया गया। वस्तुतः जो स्त्री की स्थिति है वो समाज के विकास का मानदंड माना जा सकता है, लेकिन ये बर्बर समाज स्त्री पर पुरुष उसी तरह अधिकार रखता है कि जिस तरह वह अन्य वस्तुओं पर रखता है। किंतु इससे इतर विकसित समाज में स्त्री को पुरुष की सहयोगिनी मानकर माता, पत्नी के रूप में समाज का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। भारतीय समाज में इन दोनों स्थितियों का विचित्र मिश्रण है। समाज ने स्त्री को आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर इतना निर्भर कर दिया कि पुरुष के प्रति उसका प्रेम, स्त्री का प्रेम, त्याग, समर्पण एक कारागृह जैसी व्यवस्था में तब्दील होने लगता है। आर्थिक परवस्था स्त्री के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। निरंतर आर्थिक परवस्था के कारण स्त्री का सामाजिक महत्व व अधिकार समाप्त होता चला गया। व्यवहारिक स्तर पर पुरुष स्त्री पर उतना निर्भर नहीं है जितना स्त्री को हर कदम पर पुरुष से सहायता के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इस कारण भारतीय पुरुष स्त्री को सहयोगी का आदर नहीं दे सका। पुरुष की स्वच्छंद आत्मनिर्भरता के कारण समक्ष स्त्री की नितांत परवस्था समाज में एक असंतुलित स्थिति का निर्माण करती है। भारतीय समाज में स्त्री के जिस देवी रूप की प्रतिष्ठा हुई उसे लेखिका चिरमौन प्रतिमा के रूप में देखती है, जो पूजा और उपेक्षा दोनों को निर्विकार रूप से स्वीकार करती चली आती है।
उसकी मौन जड़ता और निर्जीवता को ही देवत्व के साथ जोड़ा गया। समाज ने स्त्री की निचेष्टता को उसका सहयोग माना है और अपने पक्षपातपूर्ण और संकीर्णता पर आधारित विधान को वो विकास की तरह देखता है। आर्थिक स्वावलंबन सामाजिक प्राणी होने की अनिवार्य शर्त है। अतः आर्थिक पराधीनता भारतीय स्त्री की सबसे बड़ी विवशता है। स्त्री केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं रही, अपितु उसे प्रत्येक स्थिति में परावलंबी बनाया गया। संपन्न और मध्य वर्ग की स्त्रियां भी पतिविहीनता की स्थिति में आर्थिक विपन्नता का शिकार होती हैं। यह स्थिति मनुष्य को अधिक दिनों तक मनुष्य नहीं रहने देती है। स्त्री को जीवन की गरिमा खोनी पड़ती है। क्रूर और पतित पुरुष को भी स्वीकार करना पड़ता है। आधुनिक युग में इसलिए स्त्री ने आर्थिक स्वावलंबन को ही आधार बनाया है। आज उसे पराधीन बनाने वाले प्राचीन आदर्शों के सारे रंग उसी के आंसुओं और संताप से धुल चुके हैं। इस स्थिति को लेखिका एक आंदोलनकारी आंधी के रूप में देखती है और समाज को लगभग आगाह करती है कि यह स्थिति किसी के लिए सुखकर नहीं हो सकती, न स्त्री के लिए न समाज के लिए। इस विचार प्रधान निबंध में महादेवी वर्मा ने अनेक सवाल उठाए। स्त्री अस्मिता के सवालों को बड़ी मजबूती से उठाया है। जिस समय भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समानांतर भारतीय समाज की संरचना में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव देखा जा सकता है। इस कालखंड में स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री अस्मिता का सवाल उठने लगा था। स्त्री शिक्षा के महत्व को समाज में स्थापित किया जा चुका था। स्त्री शिक्षा के साथ ही साथ स्त्री अधिकारों की मांग भी भारतीय समाज में उठने लगी थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आजादी की लड़ाई में उनका योगदान कमतर नहीं था और इस स्वाधीनता आंदोलन में उनका भाग लेना इस बात का प्रमाण है। यह निबंध महादेवी वर्मा के काव्य से बिल्कुल अलग उनके साहित्यिक सृजनात्मक व्यक्तित्व की एक छवि निर्मित करता है। समसामयिक चुनौतियों के साथ साथ स्त्री अधिकारों के प्रति सचेत चिंतक के रूप में उनका व्यक्तित्व उभर कर आता है। भारतीय समाज में स्त्री की असहाय स्थिति के कारण के रूप में उसकी आर्थिक गुलामी को उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से विश्लेषित किया है कि स्त्री पुरुष मानव समाज के विकास और प्रगति के आधार स्तंभ हैं, किंतु समाज के पितृसत्तात्मक रूप ने स्त्री और पुरुष के संतुलन को छिन्न भिन्न कर दिया है। स्त्री को पुरुष का गुलाम बना दिया है। सदियों से स्त्री इस गुलामी का बोझ झेलती हुई चली आ रही है। आधुनिक युग में स्वस्थ और संतुलित समाज के विकास का जो सपना देखा गया, उसमें स्त्री स्वतंत्रता के मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया गया। इस निबंध के प्रारंभ में ही लेखिका इस बात को स्वीकार करती है कि समाज में शक्ति संतुलन का आधार अर्थात धन का विभाजन है और शक्ति सामर्थ्य के बल पर समाज में आर्थिक मजबूती और सामाजिक ताकत हासिल की जा सकती है। ये इतिहास गवाह रहा कि ताकतवर ने कमजोर का शोषण किया, उसे हमेशा दबाया। अतः समाज की व्यवस्था में भी इस वैषम्य को परिलक्षित किया जा सकता है। स्त्री के संदर्भ में सभ्यता के विकास इतिहास को यदि विश्लेषित किया जाए तो स्त्री को हमेशा पुरुष के सुख और उपभोग की वस्तु के रूप में देखा गया। पुरुष ने स्त्री के वजूद को हमेशा अपने सुख के तराजू से तौला।
इस कारण से समाज की विविध संरचनाओं में स्त्री और पुरुष के अधिकारों के बीच एक विषमता का असंतुलन देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री के अधिकारों को पुरुष की सुविधाओं के संदर्भ में देखा गया है। साथ ही साथ स्त्री को आर्थिक अधिकारों से भी लगातार वंचित किया जाता रहा है। लेखिका इस बात को स्वीकार करती है कि प्राचीन काल से आज तक स्त्री की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जब तक समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था रहेगी तब तक स्त्री की स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। भारतीय संदर्भ में पुरुष को भर्ता की तरह देखा गया। पुत्री, पत्नी, माता, बहन आदि सब रूपों में स्त्री हमेशा आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आश्रित रही है। इस निबंध में तार्किक और विश्लेषणात्मक तरीके से स्त्री की आर्थिक परतंत्रता के ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ को लेखिका ने देखने का प्रयास किया है। संतति के विस्तार और विकास का केंद्र होने के कारण स्त्री मातृत्व का गौरवगान भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक किया गया है। धार्मिक कार्यों में वो पति के साथ साधर्मिणी और घर की व्यवस्था के लिए गृहिणी का दर्जा लेकर उसको महिमा मंडन उसका किया गया, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो परतंत्र रही। चूंकि धन उपार्जन की जिम्मेदारी पुरुष को सौंपी गई, अतः धन का अधिकार भी पुरुष का ही रहा। पिता की संपत्ति पर केवल पुत्र को अधिकार दिया गया, पुत्री को इस अधिकार से वंचित रखा गया। लेखिका के अनुसार संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाना स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, जिसने स्त्री को पुरुष का गुलाम बना लिया। महादेवी वर्मा इस निबंध में यह बात मानती हैं कि किसी भी समाज के विकास को नापने का मानदंड उस समाज की में स्त्री की स्थिति है। बर्बर समाज स्त्री को पुरुष के अधीन एक वस्तु की तरह देखता है, जबकि अपेक्षाकृत जो विकसित समाज है, विकसित समाज में स्त्री को पुरुष समाज एक सहयोगी की तरह देखता है। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन दोनों का मिश्रित रूप दिखाई देता है। लेखिका सवाल उठाती है कि मातृत्व की गरिमा और पत्नीत्व का वैभव प्राप्त होने के बावजूद भारतीय नारी की दशा सोचनी क्यों है। वस्तुतः इसका कारण वे स्त्री की आर्थिक गुलामी को मानती है। सदियां बीत गईं, किंतु स्त्री की इस दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसी दशा में स्त्री और पुरुष जीवन पथ पर सहयात्री कैसे हो सकते हैं, यह प्रश्न चिन्ह लगा। पुरुष की आर्थिक ताकत के सामने स्त्री की हैसियत वशीभूत गुलाम गिर रही है। नारी की मूर्ति में देवत्व की प्रतिष्ठा करने वाला भारतीय समाज उसे केवल चिरमौन प्रतिमा की तरह देखता है, जो केवल वरदान देने वाली देवी ही बनी रहे और इस मौन जड़ता के गौरव से संतुष्टि पाती रहे। उसके सुखों और दुखों को हृदय की सीमा से बाहर झांकने का अधिकार नहीं। स्त्री के चारों ओर संस्कारों का एक क्रूर पहरा है, जिसने निरंतर उसके अधिकारों की मांग को दबाया है। समाज में धन संपत्ति के असंतुलित विभाजन के कारण निम्न से लेकर उच्च संपन्न वर्ग की स्त्रियों की स्थिति एक जैसी है। यहां लेखिका ने सन 1935 में महिलाओं के लिए उत्तराधिकार के सवाल को बहुत मजबूती से उठाती है और इस अधिकार के बिना स्त्री का अस्तित्व शून्य की तरह है, जो पुरुष की इकाई के साथ जुड़कर ही सब कुछ प्राप्त कर सकती है। उसके बिना उसकी स्थिति समाज में शून्य की तरह है। आधुनिक युग में पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता को महादेवी वर्मा जी स्त्री की अधिकार चेतना का महत्वपूर्ण तत्व मानती हैं। ये उसके लिए सामाजिक प्राणी होने के लिए अनिवार्य स्थिति है। वह
अपने आंसुओं से धुले हुए आदर्शों से ही संतोष नहीं कर सकती। निबंध के अंत में महादेवी वर्मा समाज को आगाह करती हैं कि यदि समाज ने इस स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया तो स्त्री का विद्रोह एक दिशाहीन आंधी की तरह आवेग युक्त होकर ध्वंसात्मक स्थिति तक पहुंच सकता है, और ये ध्वंस स्त्री और समाज दोनों के लिए उचित नहीं होगा। इस निबंध में की अंतर्वस्तु, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति जो सजगता है उसकी अभिव्यक्ति बड़े मौलिक रूप में हुई। अब इस निबंध के प्रतिपाद्य क्या है, इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न निबंध ये उस दौर में लिखा गया जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारतीय जनता आजादी के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। पूरे देश में एक क्रांति का उफान था। भारतीय समाज में क्रांति और संघर्ष की स्थिति केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं थी, अपितु सामाजिक संरचना के स्तर पर भारतीय समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। राष्ट्रीय जागरण की लहर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रत्येक स्तर पर मौजूद था। जन जागरण के साथ आधुनिक चेतना के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसे समय में स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकारों के प्रति भी समाज में सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव होने लगा था। राजनीतिक दासता के साथ साथ सामाजिक जड़ता से मुक्ति का स्वर समकालीन साहित्य में देखने को मिलता है। ऐसे समय में महादेवी वर्मा जैसी प्रतिष्ठित कवयित्री ने गद्य में जब स्त्री अधिकारों के प्रति अपने चिंतन को कलमबद्ध किया तो यह भारतीय समाज के लिए बहुत ताकतवर संकेत की तरह था। प्रस्तुत निबंध के प्रतिपाद्य में स्त्री स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर यह ताकतवर संकेत अनेक रूपों में विद्यमान है। इस निबंध का प्रतिपाद्य विषय स्त्री परवस्था की जड़ के रूप में आर्थिक घेरेबंदी की तरह सदियों पुरानी परंपरा को उजागर करता है। लेखिका सवाल उठाती है कि सदियां बीत गईं, लेकिन स्त्री की दशा और दिशा में कोई बदलाव नहीं आया। स्त्री की दुर्दशा पर ना तो कोई स्मृतिकार कलम उठाता है, ना ही किसी शास्त्रकार ने उसकी दुर्दशा पर ध्यान दिया। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय स्मृति ग्रंथों और शास्त्र ग्रंथों में स्त्री की स्थिति का उल्लेख कहीं नहीं है। महादेवी वर्मा खुले तौर पर भारतीय सामाजिक ताने बाने में स्त्री की आर्थिक परवस्था के ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ का विश्लेषण करती हैं। समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित है, किसी न किसी रूप में असहजाता भी है। यह स्थिति परस्पर सापेक्ष संतुलन का निर्माण करती है। किंतु यदि स्त्री के संदर्भ में इस स्थिति की चर्चा की जाए तो उसे युगों युगों से पुरुष पर आर्थिक रूप से आश्रित बनाया रखा गया। वो हमेशा आश्रित रही। आश्रयदाता बनने की क्षमता उसकी कभी ना हो सकी। अपने जीवन यापन से जुड़ी मूलभूत अधिक आवश्यकताओं के लिए उसे पुरुष पर आश्रित बनाए रखा गया। यह स्थिति निम्न से लेकर उच्च संपन्न वर्ग तक प्रत्येक वर्ग की स्थिति रही। समाज में स्त्री को संपत्ति का अधिकार मां, पत्नी या पुत्री किसी भी रूप में नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त पुरुष से इतर उसके अस्तित्व को जीवन शून्य माना गया। इस तरह इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट होता है कि महादेवी वर्मा के भीतर का भावुक कवि मन चिंतन के स्तर पर स्त्री के अस्तित्व से संबंधित संघर्ष में उसके साथ है। आधुनिक परिस्थितियों में महिलाओं की बदली जीवन दिशा की और संकेत इस निबंध में मौजूद है। बदली परिस्थितियों में आर्थिक सक्षमता स्त्री मुक्ति का प्रधान लक्ष्य है। अनुरागमयी पत्नी और त्यागमयी माता के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्री को आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भी आवश्यकता है। तभी भारतीय समाज का
संतुलित विकास हो पाएगा। इस निबंध, ये विचारपरक निबंध रहा है। इस निबंध में साहित्य, समाज और मनोविज्ञान का चिंतन पूर्ण समन्वय देखने को मिलता है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में स्त्री केवल उन्हीं आदर्शों से संतोष न कर लेगी जिनके सारे रंग उसके आंसुओं से धुल चुके हैं, जिनकी सारी शालीनता उसके संताप से उष्ण हो चुकी है। एक उदाहरण के माध्यम से, इस निबंध का उदाहरण है, उनकी ये बात स्पष्ट हो रही है। समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैषम्य की ओर ध्यान दे, तो उसमें परिवर्तन या संशोधन को आवश्यक न समझे, तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आंधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा। तब एक निरंतर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे कुछ न पा सकेगा। लेखिका ने अनेक संदर्भों को दिया है। इस तरह महादेवी वर्मा स्त्री अस्मिता और अस्तित्व से जुड़े सवालों को बड़े शालीन तरीके से उठाती हैं कि समाज का विकास यदि समन्वित रूप से करना है, तो हमें उसके अधिकार उसे देने पड़ेंगे, उसके अधिकारों से हम वंचित उसे ना करें। अब हम इकाई 12 दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर, इसकी चर्चा करेंगे। यह निबंध डॉक्टर धर्मवीर के का है। डॉक्टर धर्मवीर के इस निबंध में दलित चिंतन, दलित अस्मिता को विमर्श के नजरिए से उन्होंने उठाया है। इस निबंध की विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। इस निबंध का सार क्या है, इसके अंतर्वस्तु और उसकी विशेषता पर हम उल्लेख करेंगे। लेखकी व्यक्तित्व का कि इस निबंध पर क्या प्रभाव है, भाषा शैली की दृष्टि से इस निबंध पर विचार करेंगे, और अंत में इस निबंध का प्रतिपाद्य क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। डॉक्टर धर्मवीर के निबंध दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर वैचारिक एवं तर्क प्रधान निबंध की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। इस निबंध में डॉक्टर धर्मवीर ने दलित अस्मिता, उससे जुड़े गंभीर विषय पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। और निबंध को गद्य का सर्वाधिक प्रभावशाली रूप माना गया है। कहा गया है कि निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा गया है। निबंध एक विचार श्रृंखला है जिसे तर्कपूर्ण विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध में निबंधकार की वैचारिक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति होती है। निबंध जैसी विश्लेषण प्रधान गद्य विधा में अस्मिता मूलक विमर्श से संबंधित चिंतन की अभिव्यक्ति ने साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक चिंतन और बोध के नवीन आयाम पर चर्चा प्रारंभ की। दलित चिंतन सदियों तक मुख्य धारा के साहित्य में स्थान न पा सका। हाशिए पर खड़े दलित चिंतन और साहित्य को मुख्य धारा के केंद्र में लाकर खड़ा करने वाले दलित साहित्यकारों में डॉक्टर धर्मवीर का नाम समादरणीय है। डॉक्टर धर्मवीर का जो ये निबंध है, दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर, ये निबंध सन 2008 में इसी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन के से इतिहास चिंतन की ओर में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में डॉक्टर धर्मवीर ने दलित चिंतन के अनेक आयामों का विश्लेषण किया है। दलित चिंतन की अभिशप्तता के कारणों की तलाश के साथ साथ डॉक्टर धर्मवीर ने दलित चिंतन के भीतर इतिहास चिंतन के रूप में स्थापित होने वाली संभावनाओं की तलाश
दिखाई देती है। 26 से अधिक पुस्तकों के लेखक डॉक्टर धर्मवीर को दलित साहित्य के सजग चिंतक के रूप में जाना जाता है। अब हम इनके लेखकी व्यक्तित्व की थोड़ी चर्चा करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर निर्भीक, तर्कशील और स्पष्टवादी दलित चिंतक हैं। इनकी पहली पुस्तक लोकायती वैष्णव विष्णु प्रभाकर शीर्षक से 1987 में प्रकाशित हुई। इसके उपरांत उनकी लेखन यात्रा के अनेक पड़ाव रहे। 26 से अधिक पुस्तकों के लेखक डॉक्टर धर्मवीर को दलित साहित्य के सजग चिंतक के रूप में जाना जाता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी की आत्मा, संत रैदास का निर्वाण संप्रदाय, कबीर के आलोचक, डॉक्टर अंबेडकर के प्रशासनिक विचार, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर, दलित आत्मावलोकन की प्रक्रिया, दलित सिविल कानून, दलित चिंतन का विकास, महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही। इन रचनाओं में इन्होंने दलित चिंतन को बड़े संवेदनशील तरीके से उठाया है। डॉक्टर धर्मवीर ने अपने लेखन में दलित समाज के प्रश्नों को अनेक आयामों से उठाने का प्रयास किया है। इतिहास और समाजशास्त्र के नजरिए से वे दलित चिंतन की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर पुस्तक में संकलित लेखों में डॉक्टर धर्मवीर की चिंतन दृष्टि साहित्य, इतिहास और समाजशास्त्र से जुड़े मुद्दों पर समानांतर रही। उनका लेखन न केवल विचारोत्तेजक है बल्कि चिंतन की नई भूमि प्रदान करता है। इतिहास, दर्शन और समाजशास्त्रीय आयामों के साथ डॉक्टर धर्मवीर विषय की गहराई में उतरते हैं। चिंतन के स्तर पर डॉक्टर धर्मवीर का लेखन पाठक को नए धरातल पर ले जाने का प्रयास करता है। डॉक्टर धर्मवीर दलित चिंतन और विमर्श के प्रति समर्पित आलोचक हैं। हिंदी साहित्य जगत में कबीर और प्रेमचंद को नए नजरिए और नए आयाम से वो देखते हैं और एक नया दृष्टिकोण पैदा करते हैं। कई कारणों से यद्यपि इनका लेखन विवादास्पद भी रहा, लेकिन दलित साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में इनकी ख्याति रही है। अब हम बात करें इनका दलित चिंतन के प्रति क्या दृष्टिकोण है। डॉक्टर धर्मवीर का दलित चिंतन ये मानता है कि दलित अस्मिता का सवाल दलित के भीतर मनुष्य की खोज का सवाल है। दलित के भीतर के संभावित पूर्ण मनुष्य की खोज ही दलित साहित्य का उद्देश्य है। उनका मानना है कि दलित साहित्य की परिभाषा बंधन से मुक्ति की छटपटाहट में खोजी जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में दलित स्वस्थ मना स्थिति के साथ विकास के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता है। समान व्यवस्था में स्वाभिमान से खड़ा होकर वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। वस्तुतः यह अनुभूति और भावबोध के साथ कर्तव्य बोध और जिम्मेदारी का गहरा तालमेल। उनका डॉक्टर धर्मवीर का ये भी मानना है कि दलित साहित्य के भावबोध के केंद्र में व्यक्ति ना होकर संस्थाएं होनी चाहिए। दलित के समक्ष पूरा भारतीय समाज और उसकी वर्ण व्यवस्था एक संस्था है। दलित का संघर्ष असमानता के उस शास्त्र से है जिसे वर्ण व्यवस्था ने एक संस्था के रूप में खड़ा किया है। शूद्र ताड़ना का दर्शन इसके केंद्र में है। इस संदर्भ में दलित को धर्मों के आवरण में अपनी पहचान को खोना नहीं है, अभी तो अपनी अस्मिता के साथ मजबूती से खड़ा होना है। इस दिशा में डॉक्टर धर्मवीर स्वीकार करते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो कानूनी लड़ाई लड़ी थी, आज भी उसे जारी रखने की आवश्यकता है। दलित चिंतन का विकास
अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर पुस्तक में संकलित लेख दलित साहित्य की परिभाषा, समग्रता और पूर्णता की ओर में डॉक्टर धर्मवीर ने दलित साहित्य की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए वो लिखते हैं कि दलित साहित्य की परिभाषा में पीड़ा से लेकर मुस्कान तक है। इसमें रोने की बजाय मुस्कान की खोज के द्वारा समग्रता और पूर्णता की ओर मनुष्य का प्रयाण है। ये कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। ये गुलामी नहीं बल्कि आजादी है। ये शिकायत नहीं बल्कि युद्ध है। ये समस्या नहीं बल्कि समाधान है। यूं आत्मकथा समेत दलित साहित्यकार जो आज लिख रहा है वो सब इस परिभाषा में शामिल है। लेकिन इस परिभाषा में वो भी शामिल है जो वो आगे लिखेगा और जो उसकी महान संभावनाओं का अनंत क्षेत्र के सामने पड़ा है। ये लेखक के विचार है। इस निबंध के सार की बात करें, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर, इस निबंध में डॉक्टर धर्मवीर ने दलित चिंतन की स्थिति और संभावना का विश्लेषण किया है। इस प्रक्रिया में वे दलित चिंतन की पृष्ठभूमि पर अपने विचार इस निबंध में रखते हैं। वे मानते हैं कि सदियों से दलित चिंतन एक अभिशप्त चिंतन रहा है। दलित की भांति दलित चिंतन भी कई हजार वर्षों तक एक अभिशप्त चिंतन रहा। यह स्थिति दलित चिंतन की पृष्ठभूमि है। डॉक्टर धर्मवीर मानते हैं कि इस निबंध का मुख्य उद्देश्य इस बात को रेखांकित करना है कि अभिशप्त चिंतन की स्थिति से उठकर दलित चिंतन को स्वतंत्र, मुक्त और इतिहास चिंतन की ओर ले जाना। लेखक का मानना है कि जब तक दलित चिंतन में केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का विरोध रहेगा तब तक वो अभिशप्त रहेगा। लेकिन जब तक दलित चिंतन इससे आजाद हो जाएगा तो वो वास्तव में वो दिन उसकी मुक्ति का दिन होगा। दलित चिंतन में लेखक का एक ये भी मानना है कि निरंतरता का अभाव है और इस निरंतरता के अभाव का जो मुख्य कारण है वो शिक्षा का अभाव है। विचार की निरंतरता चिंतन के विकास में सहायक होती है, किंतु दलित चिंतन का विकास उस रूप में नहीं हो पाया, ना ही उससे किसी विशिष्ट धर्म का ही जन्म हुआ। इस स्थिति के लिए जिस वैचारिक यात्रा की आवश्यकता होती है वो वैचारिक यात्रा सदियों तक दलितों की कभी पूरी नहीं हुई। डॉक्टर धर्मवीर का एक ये भी मानना है कि यदि गैर दलित लोग दलित चिंतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, इसके पीछे वो अनेक कारण बताते हैं। उनका ये कहना है कि दलित चिंतन के विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। इसके परिणाम स्वरूप एक वैचारिक असमंजस की स्थिति निर्मित होती है। इस प्रक्रिया में लेखक ब्राह्मणों के उदारवाद को भी संदेह की दृष्टि से देखता है। इस श्रेणी में वो गांधी जी को भी ले आता है कि दलित की पीड़ा को अधिक संवेदनशीलता के साथ एक दलित चिंतक ही बयान कर सकता है। यहाँ डॉक्टर धर्मवीर उन दलित चिंतकों को भी कटघरे में खड़े करते हैं या ले आते हैं जो गैर दलित चिंतकों की मदद से स्थापित होने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि में डॉक्टर धर्मवीर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने को भी सही निर्णय नहीं मानते, वे इसका विरोध करते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप अस्मिता, आस्तिकता और नास्तिकता के झमेले में पड़ना ही दलित चिंतन के लिए कतई उचित नहीं है। लेखक का मानना है कि दलित अधिकतर ईश्वर में विश्वास रखने वाले आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, किंतु दूसरी ओर दलित चिंतक और लेखक नास्तिक और अनीश्वरवादी हैं। ये विरोधाभास चिंतन का विषय होना चाहिए। एक दलित का ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति गुस्सा एकदम सच्चा है, किंतु इस विरोध की प्रक्रिया में पूरे ब्रह्मांड को समेट लेना ये उचित नहीं है।
प्रकृति और उसका सौंदर्य दलित कविता का विषय हो सकता है। सृष्टि के सभी विषयों पर दलित चिंतक को कलम उठाना चाहिए। जब तक समग्र रूप से विभिन्न विषय वस्तुओं पर चिंतन नहीं होगा, तब तक उनकी दृष्टि का सही मूल्यांकन नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि और उसके उपादानों पर दलित का बराबर हक है। लेखक का मानना है इस संघर्ष में दलित को धर्म और ईश्वर की दृष्टि से कमजोर और निहत्था नहीं होना चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर दलित चिंतन के बौद्ध चिंतन की ओर बढ़ने को कतई उचित नहीं मानते। वे मानते हैं एक धोखा है, क्योंकि बुद्ध के चिंतन के केंद्र में दलित कभी था ही नहीं। बुद्ध चिंतन की ओर बढ़ने के कारण दलित ने अपने स्वतंत्र चिंतन की खोज बंद कर दी। इस दृष्टि से लेखक कबीर और रैदास के चिंतन को अधिक सार्थक और दलित चिंतन के अधिक करीब पाता है। दोनों ही स्वयं दलित जात से संबंधित हैं, अतः उनके साहित्य में भी वो स्वर सुनाई देता है। हालांकि दोनों का संपूर्ण साहित्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस परंपरा में कबीर और रैदास से पूर्व एकलव्य और संबूक संघर्षरत हैं। कबीर और रैदास के बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाना चाहिए। यहाँ लेखक कबीर और डॉक्टर अंबेडकर में अंतर करते हुए कहते हैं, कबीर और बुद्ध की राह अलग अलग रही। इस नजरिए से कबीर डॉक्टर अंबेडकर से अलग है। जाति विहीन समाज का सपना गैर दलितों के उदारवाद की तरह एक आडंबर युक्त है। लेखक का मानना है दलितों को इस सपने और इस आडंबर से बचना चाहिए। माता पिता के नाम की तरह इस देश में जाति की स्थिति अमर और अमिट है। डॉक्टर अंबेडकर के बाद अब दलित चिंतन को बौद्ध धर्म से अलग अपनी राह बनानी चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर ये भी मानते हैं कि बौद्ध चिंतन एक पराया चिंतन है। इसमें दलित का प्रतिनिधित्व कभी नहीं रहा और हो भी नहीं सकता। वस्तुतः दलित को अपनी समस्याओं से दलित के रूप में अपने अस्तित्व को स्वीकार करके जूझना होगा। धर्मांतरणों के माध्यम से उसे अपनी पहचान छिपाने से कोई लाभ नहीं होगा। दलित बौद्ध, दलित सिख, दलित मुस्लिम, दलित ईसाई जैसी पहचान उसकी बनी रहे। अतः जाति व्यवस्था की चुनौती का सामना उसे सीधे संघर्ष में उतर कर करना चाहिए। प्रकृति ने मनुष्य के रूप में एक दलित को सभी संभावनाओं से संपन्न बनाया। उसकी खुशी, मुस्कान या जश्न मनाने की इच्छा किसी पर निर्भर नहीं। दलित चिंतन के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक पहचान का संकट रहा है। यदि दलित धर्मांतरणों के माध्यम से अपनी पहचान को मिटाने का प्रयास करेगा तो वो स्वतंत्र दलित चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा। इतिहास चिंतन के रूप में पहचान को हासिल करने के लिए दलित चिंतन को अपनी अस्मिता और पहचान को बनाए रखना होगा। सभी सभ्यताओं और जातियों को अस्मिता के संघर्ष से किसी न किसी रूप में गुजरना पड़ता है। दुनिया का कोई भी समाज और जाति इससे अछूता नहीं रहा है। अनेक घृणित व अपमानजनक स्थितियों का सामना समय समय पर सभी को करना पड़ता है। अतः दलित समाज और चिंतन को भी इस संघर्ष को स्वीकार करना होगा। दलित संघर्ष आत्मसम्मान के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। दलित के पास शक्ति और क्षमता को अर्जित करने का पूरा अधिकार है। संघर्ष और टकराहट की प्रक्रिया उसे बराबरी के स्तर पर ला सकती है। द्वंद्व में रीढ़ सीधी कर सीधे टक्कर लेने से गुणात्मक परिवर्तन आ सकता है। साहित्य के क्षेत्र में कला और भाषा के मूल्यों को नकार कर दलित साहित्य उत्कृष्ट नहीं हो सकता है। साहित्य में कला पक्ष के विरुद्ध न खड़े होकर दलित साहित्यकार को साहित्य कर्म का अभ्यास और साधना करने की आवश्यकता है। उसे भाषा और साहित्य के नए मूल्य गढ़ने की जरूरत है। भाव पक्ष की गहराई से दलित साहित्य
कलात्मक साहित्यिक अभिव्यक्ति में भी संवरेगा। सशक्त अभिव्यक्ति भाव को अधिक गहरा और संप्रेषणीय बना देती है। दलित साहित्यकार को अपने लेखन से के माध्यम से जमना है। साहित्यिक कर्म को दलित साहित्यकार को पूरी साहित्यिक जिम्मेदारी से संपन्न करना है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन और समाज पर हावी होने के लिए साहित्य में लगातार सक्रियता बहुत जरूरी है। दलित चिंतन का इतिहास लिखा जाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इतिहास को क्रमिक रूप से लिखने में दलित चिंतन की परंपरा के बारे में जानकारी हासिल होगी। लेखक का यह भी कहना है कि एक ओर दलित चिंतन को कट्टरपंथ से संघर्ष करना है, दूसरी ओर दलित के नेतृत्व पर कब्जा करने की ताक में बैठे उदारवाद के मुखौटे के प्रति भी उसे सतर्क रहना है। उसे महाशय और हरिजन शब्द के ढकोसले में नहीं आना है। ये शब्द जाल है। दलित को जाति को मिटाने के स्थान पर अपनी जाति को शक्तिशाली बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखक का विचार है कि आध्यात्म, विज्ञान और पर्यावरण जैसी स्थितियों के समक्ष दलित को दलित समस्याओं को लेकर जागरूक आवाज को बुलंद करना चाहिए। इस प्रक्रिया में लेखक ने मार्क्सवाद को भी एक झुंझुने की तरह माना है। धर्मांतरण का रास्ता दलित चिंतन के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है, ऐसा लेखक का मानना है। यह तर्क प्रधान वैचारिक निबंध है और दलित चिंतन की संभावनाओं और चुनौतियों को इसमें रेखांकित किया गया है। यह निबंध उस दौर में लिखा गया जब दलित अस्मिता और दलित चिंतन पर चर्चा अपने चरम पर थी। यह साहित्य में दलित चिंतन पर चर्चा का उत्कर्ष था। डॉक्टर धनबीर मानते हैं कि दलित चिंतन का इतिहास अब लिखने का समय आ गया है। इतिहास के समुचित ज्ञान से ही दलित चिंतन के विकास क्रम को समझा जा सकता है। इस क्रम में दलित को अपने पूर्वजों के चिंतन का ज्ञान और उनका अन्वेषण करना है। यह ज्ञान गुरु रैदास, संत कबीर, स्वामी अछूतानंद, गुरु बक्सीदास, संत चोखा मेला, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु, अयंकाली, नंदयाल पेरियार स्वामी और बाबा राव भीमराव अंबेडकर की परंपरा का अध्ययन करके अर्जित कर सकता है। मनुष्य होने के नाते दलित व्यक्ति के भीतर भी मानसिक और वैचारिक स्वतंत्रता का एहसास हो। दलित समाज का सम्मानित सदस्य होने के नाते दलित व्यक्ति के चिंतन और वैचारिकी से दलित समाज के चिंतन में विकास की स्थिति निर्मित होनी चाहिए। कुल मिलाकर दलित चिंतन को अभिसप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरना है। अपनी परंपरा को समझना है और परंपरा से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करना है। तभी विचार से विचार की निर्मित की प्रक्रिया आरंभ होगी। लेखक ने इस राह में अनेक बाधाओं का उल्लेख किया है। इस निबंध में जो बताया गया है कि दलित चिंतन को समाज के आगाह रहना है जो उस चिंतन को प्रभावित करते हैं, और शिक्षा का अभाव कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक लंबे समय तक दलित चिंतन के विकास की बाधा है। और अब समय आ गया है कि वैचारिकी स्तर पर हम इससे आगे बढ़ें। भावबोध और अनुभव संसार के विस्तार के नजरिए से दलित चिंतन का संपूर्ण सृष्टि पर समान हक है। डॉक्टर धर्मवीर के अनुसार दलित को सबसे पहले अपने भीतर की हीनता ग्रंथि से बचना है और उसे अपनी अस्मिता और अपनी पहचान, अपने भीतर के स्वाभिमान और आत्मविश्वास के भवन को स्वयं निर्मित करना होगा। जब तक वो इनसे नहीं बचेगा तब तक वो समाज में अपनी पहचान को स्थापित नहीं कर पाएगा।